स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ राधिका चौधरी और आज हम पहुंचे हैं राजस्थान। राजस्थान के मेहमान बनने वाले हैं आज हमारे साथ गुलाब चंद कटारिया जी, पूर्व गृह मंत्री। और आपको बता दें कि 7 बार विधानसभा चुनाव जीत चुके हैं और राजस्थान के बीजेपी से भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता, प्रतिपक्ष नेता हमारे साथ रहेंगे। तमाम वो बातें होगी क्योंकि आज हम राजस्थान आए हैं और सोच रहे हैं कि राजस्थान की राजनीति को समझने के लिए गुलाब चंद कटारिया से बेहतर नेता हमें मिल ही नहीं सकते, क्योंकि काफ़ी लंबा सफ़र तय किया है राजनीति में। और इसी के साथ ये भी देखना होगा कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच का जो टकराव है वो ख़त्म होगा या नहीं। साथ ही साथ कृषि कानून बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि किसान इस कड़ाके की ठंड में, देखिए हम बैठकर आपको जानकारी दे रहे हैं, लेकिन हमें लग रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा नहीं 20-25 मिनट झेल लेंगे, इससे ज़्यादा नहीं झेल सकते। तो ये सारी बातें होगी। सीधा बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार। कैसे हैं आप? बहुत अच्छा। अच्छा, पहला सवाल ये पूछेंगे कोविड को लेकर, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है और 2021 में हम पहुंच चुके हैं। बहुत बार मेरी मुलाकात कोरोना में आपके इंटरव्यू के थ्रू बातचीत के दौरान हुई है, जिसमें आप कह रहे थे कि वैक्सीन जल्द आएगी, भारतीय जनता पार्टी इस पर काम कर रही है। अच्छा, वैक्सीन पर ट्रायल और ड्राई दोनों चल रहा है, लेकिन डोज की अगर हम बात करें, मेरे या आम जनता तक पहुंचने में या आप तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? तो इसका तो समय लगेगा निश्चित रूप से, लेकिन वास्तव में जिस प्रकार से इन्होंने पहुंचाने का जो सिस्टम बनाया है वो आवश्यकता को ध्यान में रख करके बना है। वास्तव में सबसे पहले जो इस कोविड के समय में हमारी और आपकी सेवा करके हमको सुरक्षित रखा है। दूसरा वो पुलिसकर्मी जो सड़क पे खड़ा रह करके एक तरह से कोविड के नियमों को समझाने और पालन कराने का प्रयास कर रहे हैं। तो जो लोग ज़्यादा इफेक्टेड होते हैं या जिनके कारण से लोगों के मन में एक संशय रहता है, उनको सुरक्षित करना ये सरकार का, हमारा सबका पहला धर्म है। तो मैं सोचता हूँ वो जो सबसे पहले हिंदुस्तान में 3 करोड़ लोग ऐसे बताते हैं, तो उनकी सुरक्षा के लिए सबसे पहले उनका हो, बहुत अच्छी बात है। यानी फ्रंट लाइन पर जो पहले खड़े थे उन लोगों के लिए वैक्सीन बहुत जरूरी हो जाती है। सुरक्षित होंगे तो हमको भी सुरक्षित रखेंगे। अगर वो सुरक्षित नहीं रहे तो हम लोग सुरक्षित नहीं रह सकते, जो हमारे साथ इस बीमारी में भी जूझ रहे हैं अपनी जान की परवाह किए बिना। जी, तो निश्चित रूप से जो क्राइटेरिया तय किया, फिर उन्होंने 50 साल से अधिक उम्र वालों को तय किया। तो मैं सोचता हूँ वो इस बीमारी के ज़्यादा प्रभावित भी हो सकते हैं, अगर हो गया तो उनको ज़्यादा खतरा भी रहता है। मतलब आपका नंबर भी बाद में ही आएगा, ये तय है? भी इसी में आएगा। अच्छा, वही कह रही हूँ, 50 साल वाले में, पहले वाले में नहीं आएगा आपका नंबर? वाले में नहीं आएगा, सेकंड वाले में आएगा। और तीसरा, जो लोग संक्रमित हैं ही उन लोगों को लिए भी उतना ही आवश्यक है। तो मैं सोचता हूँ जो क्राइटेरिया तय किया, कारण ये कि उपलब्धता को ध्यान में रख करके ही अगर डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो मैं सोचता हूँ संतुष्टि का लेवल भी बढ़ेगा और जिसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं उनको बचाना भी हमारे लिए आसान रहेगा। जी जी। उसके बाद जैसे जैसे हमारी कैपेसिटी बढ़ती जाती है, वैसे वैसे आवश्यकता के अनुसार और अधिक लोगों को इस वैक्सीन से एक बचाने का प्रयास सरकार जो सोच रही है, कर रही है। विपक्ष तो कह रही है कि इस पर भी राजनीति कर रही है भारतीय जनता पार्टी। अगर हम होते, विपक्ष कह रही है, अगर हम सत्ता में होते तो ये वैक्सीन 6 महीने में ले आते। अब मुमकिन है? मतलब सारी दुनिया जूझ रही है, वो सारी दुनिया से भी बहुत होशियार है। मैं सोचता हूँ जिन लोगों ने, ये भी सही है। हम अकेले नहीं, सारी दुनिया इस बात पे लगी हुई थी। और सब लोगों ने प्रयत्न किया, सफलता मिली है तो अन्य देशों में भी मिली, हमारे यहाँ भी मिली है। तो जिन वैज्ञानिकों ने इसका काम किया उनको धन्यवाद देना तो कहीं गया। और हम ये कहें कि हम होते तो 3 दिन में ले आते और 13 दिन में ले आते, संभव नहीं है। जो कुछ संभव है वही काम करना चाहिए। और इसके बाद भी टेस्ट के जिस प्रकार से भी स्टेजेस 1, 1, 2, 3 पार करके ही वैक्सीन को फाइनल किया जाता है, उसमें समय लगता है। और मैं सोचता हूँ कि हम भाग्यशाली है कि 2021 में वो वैक्सीन कम से कम उपलब्ध हो रही। जी, ये बात सच है कि 2020 में बीमारी की शुरुआत हुई और 2021 जनवरी फरवरी तक की डोज अगर जनता को मिल रही है तो आपको लगता है कम समय ही है, ज़्यादा लंबा समय नहीं है, इतनी बड़ी? कि जो भी प्रयत्न जितना किया जा सकता है, जिस तरीके से किया जा सकता है, प्रधानमंत्री स्वयं जाकर उन लेबोरेटरी में जाकर के वहाँ के साइंटिस्टों की हिम्मत बढ़ाते हैं, उनको एक तरह से आभार व्यक्त करते हैं। तो मैं सोचता हूँ कि ये सकारात्मक सोच है जिसके आधार पर हमने इस पर विजय प्राप्त करने का प्रयास किया। ये बात तो हो गई कोरोना की, और जिस पर आपने अपनी राय रखी और विपक्ष को भी एक तमाशा मार दिया कि वो शायद हमसे भी ज़्यादा, या यूँ कहीं वैज्ञानिकों से भी ज़्यादा इंटेलिजेंट है। तो हो सकता है अगर वो होते तो ये बड़ा अच्छा काम कर देते। अब आते हैं किसानों पर। राजस्थान में है और खासकर अगर यूँ कहें भारत की आधी आबादी हमारे किसान पर निर्भर रहती है, किसानी खेती बाड़ी करती हैं। आज किसान
अन्नदाता जो है वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसा क्यों, क्या हो गया है? या भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि सीए एनआरसी की तरह ये मुद्दा अपने आप ही शांत हो जाएगा? तो मैं सोचता हूँ जो कानून बनाया है हाँ। वो कानून एक दिन की प्रक्रिया में नहीं बनाया। अगर कोई भी ईमानदारी से इस पर चर्चा करे हाँ। तो एक लंबे समय तक डिस्कशन के बाद हाँ। इस कानून की आवश्यकता जहाँ जहाँ जिस प्रकार से लोगों ने अनुभव की, हाँ। मैं सोचता हूँ उसी क्रम में आगे बढ़ा। इस स्वामीनाथन आयोग का गठन मनमोहन सिंह जी के समय में हुआ। 2006 में उन्होंने अपनी रिकमेंडेशन दे दी। 2005 में कृषि मीट में स्वयं देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी उपस्थित हुए थे। वहाँ उनका भाषण रिकॉर्ड पर है। जो शरद पवार जी कृषि मंत्री थे, उनके भाषण लोकसभा में और राज्यसभा में रिकॉर्डेड है। उनके द्वारा राज्यों को लिखे गए पत्र हैं, वो उपलब्ध हैं। हाँ। नीति आयोग के सामने जो डिस्कशन हुआ उसमें ये सब लोग शरीक थे। हाँ। हिंदुस्तान के मुख्यमंत्री जो 10-12 मुख्यमंत्रियों की कमेटी थी, उसमें पंजाब के मुख्यमंत्री जो आज भी मुख्यमंत्री है वो मौजूद थे। मध्य प्रदेश के उस समय के मुख्यमंत्री जो कांग्रेस के नेता थे, वो उन सब के दस्तखत हैं। हाँ। इन सब रिकमेंडेशनों पे ऐसा होना चाहिए। तो फिर आज क्यों बोल रहे हैं? और उसके बाद ही हाँ। मैं सोचता हूँ ये पहले प्रधानमंत्री जिन्होंने हिम्मत करके इस कानून को एक रूप देने का प्रयास किया। हाँ। और मैं भी जहाँ तक समझता हूँ, मैं 40 साल से राजनीति में काम करता हूँ। मैं विधानसभा में खड़ा हुआ, चाहे कांग्रेस का कोई भी खड़ा हुआ, तो स्वामीनाथन आयोग लागू करो, स्वामीनाथन आयोग लागू करो। हाँ। ये सबके रिकॉर्ड पे पड़ा हुआ। वो स्वामीनाथन की रिकमेंडेशन ही हाँ। इन कानूनों में लागू की गई है। तो जो काम आप करना चाहते थे, जिसको आपने आगे बढ़ाया, हाँ। उसको एक स्वरूप देने का प्रयास देश के प्रधानमंत्री जी ने किया। क्या गलत किया मैं तो ये समझ नहीं पा रहा हूँ। हाँ। और दूसरा, जहाँ तक किसानों का सवाल है, तो हाँ। केवल पंजाब और हरियाणा के किसान ही किसान नहीं है, हिंदुस्तान के सारे किसान भी किसान हैं। हाँ। मेरे राजस्थान में भी अभी 2.5 करोड़ लोगों ने पंचायत राज में पंचायतों के प्रत्येक वोटर ने वोट दिया, 2.5 करोड़ जी, 21 जिलों में। और इसमें भारतीय जनता और पार्टी उसमें बाजी मारती है। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में 14 जिला परिषद बनी और 5 कांग्रेस की बनी। तो इसका मतलब जनता का मैंडेट भी इस कानून के खिलाफ होता तो हमको साफ ही कर देते ना। तो मैं सोचता हूँ ये सब बेकार की बातें हैं। किसान इससे ज्यादा नहीं है। इससे प्रभावित कौन हुए हैं? 2 लोग इससे जरूर प्रभावित हुए। एक तो जो मंडी में व्यापार करते हैं, जिनके पास ये व्यापार समिति था, हाँ। सारा माल वहीं बिक सकता था, ये कानून में था। हाँ। और ये जो है मंडी का जो कानून है वो राज्य सरकार बनाती है। हाँ। तो राज्य सरकार ने उसमें जिस प्रकार के टैक्स की रचना कर रखी है, 4%, 5%, 6% सैकड़ा पर, वो राज्य की आमदनी का बहुत बड़ा सोर्स बनता है। जी। जो राजस्थान में भी लगभग 2200 करोड़ रुपया हमको मंडी टैक्स मिलता है, वो सरकार को इसमें से अब कहीं भी बेच सके तो शायद वो टैक्स बहुत कम मात्रा में मिलेगा। पंजाब में तो सबसे ज्यादा टैक्स है, 8%। बिल्कुल, बिल्कुल। 8,000 करोड़ रुपया वो सरकार को घाटा होता। तो एक तो सरकार और सरकार के नुमाइंदे इसके पक्ष में नहीं हो सकते। दूसरा, मंडी का व्यापार कुछ लोगों के हाथों में जो केंद्रित, हाँ। वो व्यापार अब सब व्यापारियों के बीच में चला गया। तो पहले जहाँ 200 व्यापारी थे, अब 2000 व्यापारी उस धंधे को करेंगे। तो वो जो मोनोपोली थी उससे खत्म हुई। तो इसमें मंडी सरवाइव करने के लिए इस कानून में रोकने के कई प्रावधान नहीं। जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उसको रोकने का इसमें कोई प्रावधान नहीं। मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो पहले थी उससे भी बढ़ी हुई पे पहले से ज्यादा खरीद हो रही है, आज भी हो रही है। ये केवल और केवल कुछ लोगों जिनके हितों पर इस पर आघात हुआ है, हाँ। उन लोगों ने बाकी किसानों को वो वहाँ जो बैठे हैं वो किसान नहीं है। देखो, निश्चित रूप में कुछ सीमा तक किसान भी उनके साथ है। सहयोगी के रूप में हैं। ऐसा नहीं कह सकते कि वहाँ एक भी किसान नहीं है, ये तो मैं नहीं कहता हूँ। लेकिन उनको सच्चाई की ओर ले जाने के वनिस्पत अपने साथ जोड़े रखने के कारण से उन्होंने वहाँ पर लाए हैं। मैं सोचता हूँ इस सच्चाई में मेरा आपके माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से मैं निवेदन करता हूँ कि इन सब विद्वानों को इस कानून की उस लाइन पर तुम अंडरलाइन कर दो जैसे किसानों के लिए अहितकर है, हाँ। जिसको किसान से नुकसान हो जाएगा, हाँ। वो तो हम समझने को तैयार है कि वास्तव में यहाँ इसमें एक शब्द कमी है जिसको सुधारने की आवश्यकता तो जरूर सुधारा जाए। हाँ। और उसके बाद भी केंद्र के कृषि मंत्री बार बार कह रहे हैं कि मैं आपसे हर समय हर प्रकार की बात करने को तैयार हूँ। हाँ। आप मुझे जो बताएंगे इसमें जो करने लायक होगा मैं जरूर करने के लिए तैयार हूँ। मतलब आप बार बार यही कह रहे हैं कि जो कमियां हैं वो आपको बता दें।
और वो अंडरलाइन कर दे तो उस पर आप तैयार हैं। उसको आप लेकिन वो तो कह रहे हैं कानून वापस ले लो। मेरा केंद्र के कृषि मंत्री ने इस बात को कहा कि वो इसके लिए बात करने को तैयार सुना। है। मैं तो केवल राय दे सकता हूँ, क्योंकि इस समय बिल्कुल। निर्णय तो उन्हीं को करना। नहीं, ये हमने सुना और बिल्कुल, लेकिन अगर आप यहाँ पर बताएं, वो कह रहे हैं कि कानून वापसी और एमएसपी पर कानून बनाना। एमएसपी पर कानून बनाने में क्या दिक्कत है भारतीय जनता पार्टी को? जो कानून नीति का बनता है वो केंद्र सरकार ने जितना पहले था उससे स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को मानते हुए हाँ। खर्चे का 1.5 गुना कर दिया। हाँ। और उन्हें, लेकिन सारा सामान सरकार नहीं खरीद सकती जी। क्योंकि अगर इतना सामान सरकार खरीदे तो रखेगी कहाँ? हाँ। एक, और इतना सामान सरकार खरीद करके बांटेगी किसको? हाँ। तो वास्तव में ये इतना आसान काम नहीं है। लेकिन इस पर विचार करने के लिए उन्होंने, केंद्र ने भी फिर से 4 तारीख को कल बुलाया है। हाँ। इस एमएसपी की जो है ना, कल वो बैठेंगे, विचार करेंगे, उसमें कुछ अगर रास्ता निकल सकता है तो निकालेंगे। ठीक है, या पूछूंगी कि आपने कहा कि भारत में तो हर जगह किसान है, बहुत कम लोग किसान जो है आए हैं, लेकिन नेता भी तो जा रहे हैं। अब देखिए, एनडीए से गठबंधन तोड़ने की बात कहूँ या फिर आरएलपी नेताजी की कहूँ तो वो भी चले गए हैं दिल्ली। देखो क्या है कि अब राजस्थान के आज मुख्यमंत्री जी ने हाँ। धरना लगाया। बिल्कुल लगाया। अब कितने महीने बाद लगाया? अभी अचानक कैसे 1 महीने 8 जागृत हुई? हाँ, 9 दिन अगर बाद। वास्तव में कानून इतना ही खराब था हाँ। तो जैसे ही हाउस में रखा था उसके साथ ही विरोध के स्वर अगर चालू हो जाते चारों तरफ से, हाँ। आप लोग अगुवाई करते तो शायद कुछ लगता है। क्योंकि अब दूसरे आगे बढ़ गए हैं और हम पीछे रह जाएंगे, इसलिए अपने अच्छा, वो दिखावा कर रहे हैं के लिए हाँ। उन्होंने जो आंदोलन का शुरू किया है वो केवल और केवल अपनी झेप मिटाने के लिए किया। अगर किसान की समस्या को समस्या समझते थे तो जिस दिन कानून आया था उसी दिन लोकसभा और राज्यसभा में उनकी पार्टी को पूरी ताकत के साथ एक्शन करना था। उस कानून के लिए उनको देशव्यापी जागरण करके उसी समय आंदोलन खड़ा करना चाहिए था। वो नहीं करके जब बीत गया, कानून राष्ट्रपति के दस्तखत हो गए, कानून कानून के रूप में आ गया, अब केवल उसको निकले हुए सांप की पूंछ को फाड़ फटकने से सच में उस कानून के बारे में दर्द नहीं है। दर्द आपको राजनीतिक गणित का हो रहा है, जिसको हम बचाने का प्रयास करें। जी जी, कटारिया जी का कहना है कि अब विपक्ष दिखावा कर रही है और वो दिखावा जनता भी समझ रही है, लोग देख रहे हैं। चले, इन तमाम बातों के बीच ये बात आ गई कि भाई जो कानून बनाया है वो गंगा जल की तरह आप कह रहे हैं कि साफ है, और चाहे उसमें कोई भी नेता उतर जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन बातें वही होगी जो किसानों के हित में होगी, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। अब सवाल यहाँ पर कर लेते हैं राजस्थान का, क्योंकि राजस्थान के कद्दावर नेता, और 40 साल तो बहुत लंबा चौड़ा समय हो जाता है राजनीति में। कांग्रेस और भारतीय जनता अगर मैं कहूँ, कांग्रेस का भारतीय जनता पार्टी पर आरोप है कि हमारी सरकार को तोड़ने का काम है जो आप ही कर रहे हैं। आज भी उनकी यही समस्या चल रही है। आप उनको काम नहीं करने देना चाहते कि आप काम करने दीजिए उनको आराम से? मैं सोचता हूँ कि ये उनकी समझ को दाद देनी चाहिए। जिस दिन उन्होंने सरकार बनाई थी उनको पूर्ण बहुमत नहीं, उस दिन भी उन्होंने बीएसपी और बाकी को तोड़ के बनाया, कोई बात नहीं, सबसे बड़ा दल था इसलिए उनका अधिकार बनता है, बनाए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मुख्यमंत्री तय करने में कितने दिन लगे थे, जयपुर दिल्ली कितनी बार गए थे, कितनी बार बैठे थे। अच्छा, उससे ही समझ जाए। गत्वा करके जैसे तैसे करके समझाइश करो, या जो भी आपका आपसी मामला था आपने किया। एक को मुख्यमंत्री बनाया, एक को उप मुख्यमंत्री बनाया। ये जो 36 का आंकड़ा था, इस आंकड़े को अगर मुख्यमंत्री चाहता तो अपनी व्यवहार कुशलता से उप मुख्यमंत्री को भी विश्वास में लेकर काम करने की प्रक्रिया अगर करते तो मैं सोचता हूँ ये 36 का आंकड़ा 63 में बदल सकते थे, लेकिन ये नहीं बदला। और उसके कारण से उसका अपमान से अपमान होता चला गया, तो अंदर घुटता गया, और घुट जाने के कारण से बीजेपी खेमे में नहीं गई किसी होटल में। आप दोनों ही गए थे ना, दोनों ही जिम्मेदार आदमी हो ना, मुख्यमंत्री। वो तो कह रहे हैं बीजेपी हाथ धो के पीछे पड़ गई, करें क्या, सरकार बचानी है हमें। बीजेपी की चिंता छोड़ो यार, घर संभाल लो, उसको जोड़े रखो, और आपके सब नेताओं को यार तुम आपस में सब एक हो जाओ, तो समस्या ही नहीं है। हम 71 पे कहाँ तो सरकार तोड़ेगी और कहाँ सरकार बनाएंगे। अच्छा, बीजेपी को लग तो रहा था ना कि मैदान खाली हो रहे हैं तो मैदान में कूद लिया जाए, घोड़े छोड़ दिए जाए। तो हम भी एक राजनीतिक पार्टी तो है, नाटक देखेंगे तो सही है, और नाटक देखना कोई गुनाह तो है नहीं। अगर तुम आपस में लड़ मरो तो राजस्थान के लोकतंत्र को बचाने के लिए हमारा भी तो प्रतिपक्ष के नाते कुछ दायित्व है, वो देख रहे थे हम। हाँ। और सोच रहे थे कि ये खाली हो जाए तो हम अपने नुमाइंदे छोड़ दें। ये तो एक प्रक्रिया है।
अगर वास्तव में कोई सरकार गिरती है तो दूसरे दल की अपनी जिम्मेदारी बढ़ती है, वो उसको करने का प्रयास है, कोई भी होना चाहिए। विपक्ष को डराने का कांग्रेस होते तो वो नहीं करती क्या? भारतीय जनता पार्टी क्यों डरा रही है? जहाँ जहाँ बची कुची सरकारें हैं वो डर डर के जी रहे हैं, इतना डर क्यों? वो डर नहीं जी रहे हैं, बात ये कांग्रेस समाप्त हो रही है। सच बात यह है कि इनको ये इस बारे में चिंता करनी चाहिए कि हमारा ये दुर्गति क्यों हो रही जी। और एक इतनी बड़ी भली पार्टी जो पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण में राज करती थी धीरे धीरे सिमट क्यों रही है? इसका इलाज निकालते तो शायद इनका सकारात्मक जवाब हो जाता, लेकिन ये तो नहीं निकालना, दूसरे पर गाली दे करके अपने आप को बचाने का प्रयास करना, उसमें सफलता कम मिलती। ठीक है, अब बात राजस्थान की जनताओं की कर लेते हैं, क्योंकि अगर हम बात किसानों की करें, यहाँ पर किसानों के लिए आपने कानून बनाया और उनके हित की आप बात करते हैं, लेकिन हम जो किसानों के आंकड़ों की बात करें, किसानों की समस्या आज भी पानी और बिजली को लेकर है। सरकार चाहे जो भी आई हो, लेकिन किसान अपनी समस्या आज भी रख रहे हैं, ये कब खत्म होगी? देखो, मैं सोचता हूँ कि बिजली के बारे में अब इतनी बड़ी समस्या नहीं है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम सुधारने की समस्या जी। कारण क्या है कि सोलर पावर भी हमको मिल रहा है, विंड पावर भी हमको मिल रहा है, हमारे कई पावर हाउस जितनी कैपेसिटी में हैं आज भी हम उनको कैपेसिटी में चला नहीं रहे हैं, क्योंकि वो बिजली महंगी पड़ती है और हमको किसानों को बहुत कम रेट पे देना पड़ता है। तो जो घाटा है उसकी पूर्ति के लिए अपन सारे के सारे जितने भी थर्मल पावर में प्रोजेक्ट चलने चाहिए वो नहीं चलाते हैं, कहीं एक चलाते हैं, कहीं दो चलाते हैं। तो कैपेसिटी तो हमारी पूरी बिजली पैदा करने की है, अगर वो पूरी पैदा करें तो किसान को कोई समस्या नहीं पहुंचाई जा सकती है। लेकिन किसान को हम जो 90 पैसे यूनिट में और कम पर जो दे रहे हैं उसके कारण से जो घाटा हो रहा है या जो छीजत है, जो चोरी है, जिस पर रोक लगानी चाहिए उस पर तो हिम्मत से लगा नहीं पाते हैं और उसके कारण से उस घाटे की पूर्ति के लिए हम इस पर अगर देखने का प्रयास करते हैं तो सफलता नहीं मिलेगी। जी, मैं आपके पास जब बैठी थी मैं देख रही थी कि लोग आपके पास समस्या लेकर आ रहे थे और आप उसे बड़े प्यार से हल करते हुए भी मैंने देखा, ये मुझे बड़ा अच्छा लगा। कटारिया जी, ये अंदाज यकीनन एक तारीफ वाला है, मोस्टली एंकर लोग बैठकर तारीफ नहीं करते, लेकिन मैंने खुद ने आज अपनी आंखों से देखा। मैं जानना चाहूँगी, जनसंवाद अगर मैं कहूँ कि लोगों के साथ बैठना, ये कितने वक्त का आपका होता है लोगों की समस्या सुनना, और ज़्यादातर कौन सी समस्या आपके पास आती है? मैं जब से विधायक बना हूँ तब से मैं या तो पार्टी कार्यालय पे एक निश्चित समय मेरा तय है, उस समय में बैठता हूँ जनता को सुनने के लिए, ताकि किसी को मुझे ढूंढना नहीं पड़े। तो मेरे भी बैठता हूँ, शाम को भी बैठता हूँ, मंत्री था तब भी बैठता हूँ, आज भी बैठता हूँ, जब सामान्य एमएलए था तब भी बैठता था, आज भी बैठता हूँ। साधारणतः क्या है, जो समस्या आती को बहुत उलझी हुई नहीं आती, छोटी छोटी आती है। कहीं पुलिस की समस्या आ गई, कहीं उसको नकल मिलनी तो नहीं मिली है, कहीं हॉस्पिटल में उसको इलाज होना है तो समय पे नहीं हुआ, कोई डॉक्टर से उनका अपॉइंटमेंट मिल जाए तो उसके कारण से हो जाए, कोई बच्चे का एडमिशन हो जाए तो उसके लिए आता है। तो मैं सोचता हूँ इन पे तो कोई भी प्रयास करे तो 70% समस्या तो हर आदमी हल कर सकता है, कोई बहुत नहीं। कुछ ऐसी होती है जो ज़्यादा उलझन भरी होती है, तो उसमें ज़रूर हम जहाँ संबंधित अधिकारी को कहना होता कहते हैं, उसमें से कई लोगों को रिलीफ मिलती भी है। कुछ बच्चों की समस्याएं होती है, मुझे नौकरी लग जाए, मेरा इंटरव्यू है, मेरे को मैंने जो है ये पास किया हुआ है, मुझे कहीं जॉब लगा दो, किसी प्राइवेट कंपनी को कह दो, किसी आदमी को कह दो। तो मैं सोचता हूँ मेरे केवल कहने मात्र से अगर किसी का भला होता है तो मुझे बहुत आनंद का अनुभव होता है। अच्छा, क्या बात है, मतलब सिफारिश से भी आती है कि थोड़ी लगा दीजिए। मैं सोचता हूँ कि मेरी लंबी राजनीति का रहस्य यही है, मैं बहुत गरीब परिवार से आया हूँ, जानते हैं, पहचान नहीं जी, मेरे परिवार की कोई पहचान नहीं, मेरे परिवार में कोई राजनीति से संबंध नहीं, कोई बड़े व्यवसायी नहीं, लेकिन ये जो डे टू डे लोग आते हैं और जितनी मदद संभव हो सकती है वो करता हूँ। उसके आधार पर ही मैं 8वीं बार विधायक बना हूँ और 1 बार एमपी भी बना हूँ, और एक नया पैसा मेरे घर का मैंने खर्च नहीं किया, जनता ने दिया, जनता के पैसे से चुनाव लड़ा हूँ और आज दिन तक जीत के आया हूँ। उसमें से भी कुछ पैसा चुनाव के समय इकट्ठा करता हूँ, वो बच जाता है तो वो मैं पार्टी कार्यालय पे उसको बनाने में खर्च कर देता हूँ। तो मैं सोचता हूँ कि जनता ही दे रही है और जनता के लिए ही काम कर रहा हूँ, तो मेरी ड्यूटी है। क्या बात है, मतलब बहुत खूबसूरत अंदाज में आपने अपना पूरा जो कार्य है वो समझा दिया और जनता ने जिताया है। देखिए, नेताओं को जनता ही जिताती है, लेकिन क्यों नेताजी भूल जाते हैं, वो ये भूल जाते हैं कि जनता का भला करना है, वो अपना खुद का विकास में लग जाते हैं। ये इस बात में कितनी सच्चाई है? दुर्भाग्य इस देश की राजनीति का यही है। 90 के बाद राजनेताओं के अंदर बहुत बड़ी गिरावट है। सबने ये सोचा पैसा ही हमारी राजनीति का आधार बनेगा और इसलिए उन गलत रास्तों को इख्तियार करके उन्होंने राजनीति को बिगाड़ने का प्रयास। आज अगर देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती है राजनीति में काम करने वालों की, तो
वो शुचिता की सबसे बड़ी कमी है। ये शुचिता अगर आ जाए तो देश 10 साल में खड़ा हो जाए, लेकिन क्योंकि जो निर्णय करने वाला है वो शुचिता नहीं है, उसके नीचे काम करने वाले अधिकारी हैं वो शुचिता से काम नहीं करते हैं, इसलिए संकट आता है। चलिए बात की नहीं सिर्फ राजस्थान की कर लेते, राजस्थान क्राइम के ग्राफ में आगे क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि उसका कारण है कि क्राइम होता है, इसको मैं भी इग्नोर नहीं कर सकता। मैं 2 बार गृह मंत्री रहा हूँ, लंबे समय तक मैं रहा हूँ। ये डिपार्टमेंट मॉनिटरिंग मांगता है, रोज का रोज शाम का इसका कहाँ क्या अपराध हुआ, किस प्रकार का अपराध हुआ, संबंधित अधिकारी से बात कर लेंगे तो वो अलर्ट होकर के उस पर काम करना शुरू करेगा। और जब मॉनिटरिंग नहीं होगी तो निश्चित रूप से गिरावट आएगी। तो सच में मुख्यमंत्री ने इस डिपार्टमेंट को अपनी पास दबा के रखा हुआ है और कोई सहयोगी मंत्री भी नहीं लगाया। अगर कोई आदमी तकलीफ में है, उसके साथ गलत कार्रवाई हो रही है तो जाकर कहे किसको। मैं सोचता हूँ उसका कहने मात्र से विषय जब समझ में आता है कि हाँ इसके साथ अनजस्टिस हो रहा है, हमने उठा करके डीजी को, आईजी को, एसपी को फोन कर दिया तो वो तुरंत उसको राहत मिल जाती है। तो अपराध मॉनिटरिंग निरंतर चाहिए। हमने एक सिस्टम डेवलप किया था राजस्थान एकमात्र कि हमने हर थाने को हर महीने की ग्रेडिंग देना शुरू किया। जब मेरे उस समय 861 थाने थे कि इस महीने में कौन सा थाना नंबर 1 पर आया है क्राइम कंट्रोल में, बिल्कुल, तो 2 पे कौन सा आया, किसी को पता है मैं 315 पे हूँ, कोई 700 पे है, तो एक दूसरे में कंपटीशन होता था और काम को आगे बढ़ाता। ऐसे ही हर एसपी को भी हर महीने में रैंकिंग मिलती थी कि अलवर अब की बार 10वें नंबर पर है, पहले नंबर पर है, उदयपुर कौन से नंबर पे आ रहा है। तो हर एसपी इस बात की इंतजार करता था कि अब की बार मेरी रैंकिंग क्या बनी। तो एक दूसरे के बीच में कंपटीशन कारण से काम में सुधार होता है। इन्होंने सारा का सारा अपने पास लेने की न तो इनके पास फुर्सत है, क्योंकि इतने डिपार्टमेंट और इतने हैं, और फिर मॉनिटरिंग नहीं होने से अपराध का ग्राफ बढ़ा ही नहीं है, शर्मनाक बढ़ा। हमने महिला अपराध की दृष्टि से राजस्थान, मैंने जब गृह मंत्री का काम संभाला तब दूसरे नंबर पे था देश जी। मैंने उसको प्रयत्न करके 4थे नंबर पे ले गया। बिल्कुल बिल्कुल। और इस सरकार के आने के बाद अभी नंबर 1 पे वापस पहुंच गया। तो ये जो बढ़ना और घटना ये कोई मेरे कारण से नहीं है। ये जो क्राइम रिपोर्ट जो है ना सारे प्रदेशों की इकट्ठी होती है, उसके आधार पर आंकलन होता है। तो ये मानना चाहिए। और फिर ये कहते हैं कि हमने रजिस्ट्रेशन बहुत फ्री कर दिया। अरे रजिस्ट्रेशन तो फ्री ही रहता है। मुझे बता दो, अगर कोई बलात्कार का मुकदमा कराने आता है तो क्या ना कर सकते हो? कोई मर्डर का मुकदमा ना कर सकते हो? कोई लूट हो गई तो ना कर सकते हो? चोरी हो गई तो ना कर सकते हो? ना नहीं कर सकते हो। छोटे मोटे मुकदमे में कोई दर्ज करो या ना करो, उनमें भले ही कमी खामी कर सकता है, कोई फ्रीली करे नहीं करे तो मैं सोचता हूँ आपका तो जो आईपीसी के हेड है जितने, उन सब में आपका अपराध बढ़ा है। महिला अपराध 45% बढ़ा है, शेड्यूल कास्ट का अपराध 65% बढ़ा है, शेड्यूल ट्राइब का अपराध 85% बढ़ा है। ये बढ़ना है या राजस्थान को लॉ एंड ऑर्डर की सत्ता एक तरह से विनाश की ओर ले जाना है? बिल्कुल। आपने कहा कि इसमें भी एक राजनीति नहीं होनी चाहिए कहीं ना कहीं। देखिए क्योंकि जो राजस्थान हम बड़े चैनल्स पर बैठकर ऐसे पढ़ते थे कि राजस्थान क्राइम के मामले में बहुत पीछे है, बड़ा शांत राजस्थान है। आज जब नंबर 1 पर आता है तो बड़ा सवाल आपसे हो जाता है, क्योंकि आप 2 बार गृह मंत्री रह चुके हैं और 8-9 बार विधानसभा चुनाव आपके जीत चुके हैं, और कई बार तो मैं यूँ कहूँ कि 40 साल के अनुभव के साथ आपको नहीं लगता कि इस पर हमें ज़्यादा काम करना चाहिए? कहीं ना कहीं राजस्थान की छवि जो है वो बाकी अन्य राज्यों में शामिल ना हो जाए। सोचता हूँ कि क्राइम कंट्रोल हो, ये सबकी इच्छा रहती है, चाहे पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो, कोई भी इसको नकार नहीं सकता। जी जी। अब इसके लिए जो जो पैरामीटर आपको तय करके, एक तो राजनीति कभी भी क्राइम में नहीं लानी चाहिए। अपराधी अपराधी होता है, चाहे बीजेपी का हो चाहे कांग्रेस का हो। जब आप अपराधी को बचाने का प्रयास करोगे तो अपराध बिल्कुल निरंकुश हो जाएगा। इस बात का ध्यान अगर रख करके राजनीति से ऊपर उठ करके अपराधी को दंडित करने का अगर आप प्रयास करोगे तो निश्चित रूप से अपराधी में भय क्रिएट होगा। नहीं तो कोई न कोई उसको प्रोटेक्शन अगर दे देता है तो फिर वो सोचता है मेरा काका ऊपर बैठा है, चाहे जो करूं, उसके कारण से अपराध बढ़ता है। तो अपराध बढ़ने में भी किसी न किसी का प्रश्रय मिल जाता है। बिल्कुल, किसी आका का हाथ जरूर होता है जी। तो नेता प्रतिपक्ष हमारे साथ थे गुलाब चंद कटारिया जी। बड़ी शांत स्वभाव में पूरी बातें रखी और उसमें ये कहा कि बात आज राजस्थान की इसलिए पूरी तरह समझाई और बताई कि राजस्थान जहां 4थे नंबर होता था आज वो 1 नंबर पर, तो इसके लिए कोई पक्ष और विपक्ष नहीं है। बहुत ज़रूरी है कि हमें इस पर मिलकर काम करना होगा, क्योंकि राजस्थान की जो छवि है वो अन्य राज्यों से बड़ी अलग है और बहुत ही खूबसूरत है, उसको बनाए रखना है। दूसरा, किसानों के मुद्दे पर बात की, बेटियों पर की, युवाओं को लेकर,
खेती, पानी, जो किसानों का आमतौर पर मुद्दा होता है, गांव क्षेत्रों को लेकर और खासकर राजस्थान के लोगों को लेकर हर मुद्दे पर अपनी राय रखी और जनता तक पहुंचाने की हमने पूरी कोशिश की। तो चलिए, आज के मेहमान में हमारे खास मेहमान थे और आप तक तमाम जानकारी हमने पहुंचाई। इंतजार कीजिएगा, अगले हफ्ते हमारे साथ फिर होंगे कोई एक खास मेहमान। आपके सवाल होंगे, जवाब नेताजी के होंगे। नमस्कार।